नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के करनेस्किस में G7 समिट आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। पीएम ने कहा, वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। द्विपक्षीय बैठकों का भी है कार्यक्रम। ईरान और इजरायल के बीच ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ ने ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शदमानी के मारे जाने का किया दावा। ईरान ने इजरायल के सैन्य खुफिया निदेशालय और मोसाद के संचालन केंद्र पर हमले का किया दावा। ईरान इजरायल तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए उठाए एहतियाती कदम। तेहरान में भारतीय दूतावास ने छात्रों और नागरिकों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेजना किया शुरू। जातिगत जनगणना पर भाजपा ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को घेरा। वोट बैंक की सियासत का लगाया आरोप। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडी गठबंधन की सोच सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित। और महिला वनडे में फिर एक बार शीर्ष पर पहुंची स्मृति मंदाना। 727 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी रैंकिंग में 6 साल बाद फिर से नंबर 1 बैटर बनी। हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कनाडा के कैलगरी पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा। साथ ही अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। पीएम मोदी करनेस्किस में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ये छठी बार है जब पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बात ईरान इजरायल संघर्ष की, जो 5वें दिन में पहुंच गया है। हालात ये हैं कि ये थमने की बजाय और भी तेज होता जा रहा है। और इस बीच ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल के सैन्य खुफिया निदेशालय और मोसाद के परिचालन केंद्र पर हमला किया है। तो वहीं इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के प्रसारण प्राधिकरण, हथियार डिपो और मिसाइल लॉन्च स्थलों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली शादमानी को मार गिराया है। तेहरान, यरूशलेम और तेल अवीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं। हर्जलिया में शहर में एक इमारत को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। इस बीच ईरान ने हमले के बाद देश भर के डॉक्टरों और नर्सों को छुट्टियों से वापस बुला लिया है। राजधानी तेहरान में भीषण हवाई रक्षा कार्रवाई हुई है और शहर के पूर्वी हिस्से में संदिग्ध इजरायली मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता हुआ देखा गया। साथ ही नातांज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ परमाणु संकट का वास्तविक अंत चाहते हैं, जिसमें ईरान को पूरी तरह से परमाणु हथियारों का त्याग करना होगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका की ओर से वार्ता के लिए विशेष दूत भी भेजे जा सकते हैं। और ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव और सैन्य संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर तेहरान में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित कर दिया है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थानों के छात्रों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। ये कदम तेहरान में इजरायली हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न खतरे को देखते हुए उठाया गया है। चूंकि ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण हवाई निकासी संभव नहीं है, इसीलिए भारतीय दूतावास ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करते हुए लगभग 100 भारतीय नागरिकों को 16 जून 2025 को ईरान आर्मेनिया सीमा के माध्यम से सुरक्षित निकाला है। ईरान में अनुमानतः 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 1,595 से भी अधिक छात्र और 183 तीर्थयात्री शामिल हैं।
भारतीय दूतावास ने उन भारतीय नागरिकों को जिनके पास स्वयं के परिवहन साधन उपलब्ध हैं, उनको तेहरान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। यह सलाह ईरान की राजधानी तेहरान में अस्थिर स्थिति और आसपास होने वाली मिसाइल गतिविधियों के कारण जारी की गई है। इसके पहले भारतीय दूतावास ने संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। और अब अपने देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर नजर। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन द्वारा कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में ओबीसी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके वो पिछड़े वर्गों का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज में 71 जातियां हैं एज पर वेस्ट बंगाल, और मुस्लिम समाज में 100 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। भाई अगर कन्वर्ट होने से पहले थे 71, तो ये कन्वर्ट होने के बाद 71 से ज्यादा कैसे हो गए? ये साफ दर्शा रहा है कि आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके पिछले दरवाजे के द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सेंध ही नहीं लगाना, जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी दीवार ढहा देने का काम इंडी गठबंधन की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने जो एक सकारात्मक निर्णय लिया है, उसके द्वारा होने वाले इस सकारात्मक पक्ष को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं रह रहे हैं। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की नई ओबीसी सूची में 76 मुस्लिम जातियों को शामिल करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए 76 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी सूची में शामिल करने का फैसला किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा ओबीसी सूची में 76 मुस्लिम समूहों को शामिल करने के प्रयास के खारिज करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय नहीं था, यह बंगाल सरकार का सांप्रदायिक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण को हाईजैक करने का एक निंदनीय कदम था। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन का पर्दाफाश हो गया है और सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की वेदी पर संविधान की बलि देने को तैयार है। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि यह फैसला टीएमसी सरकार के अहंकार पर एक जोरदार तमाचा है और समानता, न्याय और कानून के शासन की एक बड़ी जीत है। अगली खबर, मोदी सरकार के बीते 11 सालों की स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के जरिए गरीबों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। पीएमजे के तहत अब तक 40 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से भी ज्यादा अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से 76% ग्रामीण इलाकों से हैं। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वह अब 38% रह गया है। योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं।
जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी शामिल है। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना से पूरे देश के करीब 30,000 अस्पताल जुड़े हैं, जिनमें 13,000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में यह योजना लागू है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की थी, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2024 तक देश भर में 1,75,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ये सभी सेंटर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। आयुष्मान भारत योजना गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। आयुष्मान भारत योजना को दुनिया भर में एक बेहतरीन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। G20 के दौरान दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस योजना की सराहना की थी। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में सबका इलाज सबको आरोग्य के संकल्प के साथ साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा काम किया था, जिसको आज धरातल पर जो दिख रहा है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 11 सालों में हुआ है, उतना पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ। आज देश में एक ऐसा हेल्थ सिस्टम है जो गरीबों और ग्रामीणों के लिए भी सुलभ है और उन्हें गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वस्थ भारत विकसित भारत का आधार है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों से निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान कर रही है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। साल 2014 से लेकर हाल के दिनों तक नजर डालें तो हमें देश में स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, तकनीक और इस क्षेत्र के शैक्षणिक प्रयासों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 55 करोड़ लोग आते हैं। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। पीएमजे के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। देश के 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं। जन औषधि केंद्र पर लगी यह भीड़ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की सफलता की कहानी बता रही है। इसके तहत देश भर में करीब 15,000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुल गए हैं। पीएम जन औषधि की शुरुआत जब से हुई है तब से मैंने बहुत बार दवाइयाँ ली हैं। बाहर के मुकाबले बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत ही अच्छी भी दवाइयाँ मिलती हैं। ये पहल एक गरीबों के लिए जीवनदान है।
किडनी की बीमारी से ग्रस्त ग्रामीण लोगों को घर से दूर न जाना पड़े, इसके लिए देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले गए हैं, जहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। हार्ट स्टेंट, नी इम्प्लांट जैसे उपकरणों की कीमत भी बहुत कम की गई है। सस्ता इलाज और सस्ती दवा की पहल से आज देश के हर नागरिक का बीमारी के इलाज में औसत खर्च 25% कम हो गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए देश के हर राज्य में एम्स खोले जा रहे हैं। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था, आज देश भर में 22 एम्स हैं। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में युवा डॉक्टर भी बन रहे हैं। आज देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 780 है। पिछले 10 साल में मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे सीटों में 130% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीजी की सीटों में पिछले 10 सालों में 138% की वृद्धि हुई है। आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। मोदी सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जोड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ने ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। हम डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को दी जा सकें। यानी सरकार ने डिजिटल हेल्थ को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एकम्प्लिश करने के एक मुख्य माध्यम के रूप में देखा। टीकाकरण के कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। मिशन इंद्रधनुष की सफलता यह है कि इसके 5 चरण हो चुके हैं और टीकाकरण दर 90% पहुंच चुका है। देश में टीकाकरण सेवाओं को भी पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। इसे ट्रैक करने के लिए यूविन पोर्टल बनाया गया है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का डंका विदेशों में भी बजा। G20 की बैठक के दौरान भारत के डिजिटल तकनीक को न केवल सराहा गया, बल्कि दूसरे देशों ने भी इसे अपनाने की बात की। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 बोइंग 788 को परिचालन कारणों से रद्द कर दिया गया है। इस स्थिति में फ्लाइट अपनी निर्धारित यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकती। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए यात्रियों को रिफंड भी जारी किया जा रहा है। साथ ही उनकी परेशानी का समाधान भी किया जा रहा है। कुछ यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रावधानों के अनुसार सहायता दी जा रही है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि उनके गंतव्य तक उड़ान भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कपिल मिश्रा और अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों को पारदर्शिता के साथ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही सभी व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि जुलाई से कांवड़ कैंप शुरू होकर शिवरात्रि तक चलेंगी। लाखों शिव भक्त जो दिल्ली में कावड़ लेकर के आते हैं, उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान सरकार उनको पूरी तरीके से सहूलियतें देंगी, सुविधाएं देगी, और वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। जो धांधलियाँ, जो गड़बड़ियाँ पिछली सरकारों के समय में कावड़ के नाम के इस सहायता राशि में या उन व्यवस्थाओं में होती थी, पूरी तरीके से उसको कम करते हुए, उसको ख़त्म करते हुए सरकार काम करेगी। 12 जुलाई से कावड़ कैंप शुरू होंगे और शिवरात्रि तक चलेंगे। और अब बात मौसम के बदले मिजाज की। दिल्ली समेत देश भर के कई हिस्सों में मंगलवार को झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी जमकर मेघ बरसे। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जिससे पिछले दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली और इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 403 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए 3 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 17 जून, 19 जून और 25 जून 2025 को बैचवार आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में 17 जून को पहले बैच के तहत कुल 124 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी अलीगंज में आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। हमारा पहला चरण है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरे उत्तर प्रदेश के 403 EROs का यहाँ एक दिन का ट्रेनिंग लखनऊ में आयोजित किया गया है और पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है। इसके बाद 19 को और 25 को बाकी 2 चरणों में बचे हुए EROs को भी इसी तरह हम लोग ट्रेन करेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां सरकार राज्य में निरंतर रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के मामले से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है, जिसमें कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण कर दिया गया। इसमें SC, ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख की 4 दिवसीय दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने लद्दाख के मेराक में पेंगोंग झील के पास लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप परियोजना स्थल का दौरा किया। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप परियोजना एक परियोजना है जिसे भारत में लद्दाख के मेराक गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सूर्य की सूक्ष्म संरचना, विशेष रूप से चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। इन पर्यटन स्थलों को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद इन्हें फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इन स्थलों में बेताब घाटी, वेरीनाग, कोकरनाग, अच्छाबल और मुगल गार्डन शामिल हैं। श्रीनगर में बादाम वारी, डक पार्क और हजरत बल के पास तकदीर पार्क को भी जनता के लिए सुलभ बनाया गया है। इस कदम को पर्यटकों, स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पर्यटन स्थलों के फिर से खोले जाने पर पर्यटक काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। नया बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आने से पहले हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हमने सोचा ठीक है जाकर देखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। टूरिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं और हमें यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो जगहें बनती है वो काफ़ी सारी खोल दी गई हैं। कल हम बेताब वैली और चंदनवाड़ी गए थे, वो तो बंद थी कल, लेकिन उन्हें बता रहे हैं वो भी आज खोल दी गई हैं। बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। जो बाकी और सब लोग आना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे की खबरों में, सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। विकास यादव को अपनी मां के इलाज के लिए 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद उसने मां की सर्जरी के बाद देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। इस मामले में नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया। वकील ने कहा है कि दोषी विकास यादव की मां की सर्जरी हो चुकी है, ऐसे में अंतरिम जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव को 25 साल की सजा मिली है, जिनमें से विकास यादव 23 साल जेल में बिता चुका है।
खेल की जगत से बड़ी खबर। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 2019 के बाद पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वॉट ने ताज़ा अपडेट में 19 रेटिंग अंक गंवा दिए, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाज को मिला। मंधाना के कुल 727 रेटिंग अंक हैं। उनके बाद इंग्लैंड की कप्तान नताली साइवरब्रंट 719 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। बोलवाट अब 719 अंकों के स्थान पर तीसरे स्थान पर हैं। मंधाना के बाद इस सूची में अगली 2 भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जो क्रमशः 14वें और 15वें स्थान पर हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।